friends, welcome to JRF Net and PhD. प्रीवियस वीडियोस में हम मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं टॉट्स के। आज हम करेंगे स्टिक लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जो यूजीसी नेट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। मतलब इससे एक दो क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे। कभी केस का नाम पूछ लेंगे, कभी असर्शन रीजनिंग में दे देते हैं, कभी पॉइंट्स में दे देंगे ए बी सी डी डी, तो ए बी होगा, ए बी सी डी होगा, ऐसे करके दे देते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है और इसमें मेजरली दो ही केस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, इसका जो मेजर केस है, पहले हम बात करेंगे स्टिक लायबिलिटी की। तो इसका केस क्या है? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868। इसका ईयर भी याद रखना क्योंकि अब क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो देखो, यहाँ डिफेंडेंट कौन है? फ्लेचर। तो एक कंस्ट्रक्ट करता है रेजर्वॉयर ऑन हिज लैंड। अब रेजर्वॉयर क्या होता है? जलाशय। ठीक है। वाटर फ्रॉम the reservoir leaked through old unused mine shafts and flooded plaintiff's coal mine. Plaintiff suffered heavy damages. तो इसने फ्लेचर है ये, इसने बनाया रेजर्वॉयर, इसमें से ये लीक कर गया थ्रू अनयूज्ड माइन शाफ्ट, और ये पानी यहाँ पे रेलैंड था, रेलैंड की कोल्ड माइन में चला गया, उसमें बाढ़ आ गई, फ्लड। ठीक है। इसकी वजह से रेलैंड जो यहाँ पे प्लेंटिफ है उसको हैवी डैमेज हुआ। ये क्लियर है ना इसके फैक्ट्स? अब देखो सी, यहाँ पे जज का नाम भी याद रखना। यहाँ पे जस्टिस कौन थे? ब्लैकबर्न, क्योंकि ये पूछते हैं, जजेस के नाम आ जाते हैं पीवाईक्यूज में आए हुए हैं। तो इस केस में कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। कोर्ट हैड द डिफेंडेंट स्ट्रिक्टली लायबल a person who for his own purpose, इसी से क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, brings and keeps anything likely to mischief if escape word याद रखना, must keep it at his own peril if it escapes, अगर वो escape हो जाता है, he is prima facie liable for the damages caused, वो liable होगा जो उसने damages किए हैं। ये था प्रिंसिपल। अब इससे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या एसेंशियल है इस प्रिंसिपल के, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। सबसे पहले क्या है? डेंजरस थिंग मस्ट बी ब्रॉट ऑन टू द लैंड। आप अपने लैंड में डेंजरस थिंग लेके आए, स्केप हो गया उसका फ्रॉम द डिफेंडेंट लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, यहाँ पे आपने नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया। देखो दिसंबर 2024 वाले में ये क्वेश्चन आया था, ये 1 2 3 करके दे दिया था कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है या नहीं है, नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए स्टिक लायबिलिटी में। 1 2 3 में ऑप्शन आया था, फिर उसमें से बताना था कि 1 ठीक है, 2 ठीक है या 1 2 3 ठीक है। तो ये याद रखना, डेंजरस थिंग स्केप नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। इफ दीज आर सेटिस्फाइड डिफेंडेंट इज लायबल। अगर ये तीनों सेटिस्फाइड होंगे तो डिफेंडेंट लायबल होगा, चाहे वो नेग्लिजेंट था या नहीं था। अब देखो, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या पता होना चाहिए? जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है ना, वहां पे हमारे पास कोई डिफेंस ही नहीं होता, उसकी कोई एक्सेप्शन नहीं होती है, ये याद रखना। लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए हमारे पास 5 डिफेंसेस है। डिफेंसेस की वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारे डिफेंसेस। उसमें से 5 डिफेंसेस हमारे स्टिक लायबिलिटी में है, जहां पे डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से बच सकता है इन डिफेंसेस का यूज करके। पहला क्या है? प्लेंटिफ्स ऑल फॉल्ट। प्लेंटिफ का खुद का फॉल्ट है। एक्ट ऑफ गॉड, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ये 5 हैं। ये डिफेंसेस अच्छे से याद रखना कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के 5 डिफेंसेस हैं। प्लेंटिफ का ओन फॉल्ट है, एक्ट ऑफ गॉड है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ है, थर्ड पार्टी एक्ट है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। और इसके हमारे 2 और केसेस आते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, निकोलस का केस। एक्ट ऑफ गॉड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डिफेंसेस की बात की थी कि जर्नल डिफेंसेस क्या है टॉर्ट्स में। रीड वर्सेस लियोन का केस, तो यहाँ पे कोई स्केप नहीं हुआ था, तो जब स्केप नहीं हुआ तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल स्टैब्लिश ही नहीं होगा, सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड हुआ था निकोलस के केस में, तो यहाँ पे भी लायबिलिटी नहीं होगी क्योंकि हमारा डिफेंस में आ गया।
फिर हमारा आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो देखो, जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था वो हमारा दिया गया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसे ओलियम गैस लीक केस भी कहते हैं। कौन से ईयर का केस है ये जरूर याद रखना, 1987 का ओलियम गैस केस भी बोलते हैं इसको, और ये डेवलप किया हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इसमें जो जस्टिस थे जिन्होंने जजमेंट दी वो थे हमारे जस्टिस पीएन भगवती। इनका नाम पीवाईक्यूज में आ चुका है। तो देखो, दिल्ली में हुआ ये ओलियम गैस लीक हुई फ्रॉम श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसमें एक पर्सन की डेथ हो गई एंड सर्वर वर इंजर्ड। पिटीशन फाइल हुई अंडर 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एनवायरमेंटल लॉयर एमसी मेहता ने पिटीशन फाइल की। ठीक है, फैक्ट्स इतना ही याद रखना, और डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है फैक्ट्स की इससे, क्योंकि एब्सोल्यूट लायबिलिटी केस का नाम, जस्टिस का नाम, थोड़ा सा फैक्ट पता होगा तो इनफ है। तो इसमें हमारा इशू क्या आया, और देखो इसके बाद हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बीच में मेजर क्या डिफरेंस है। इसका इशू था, कैन इंडस्ट्रीज इंगेज hazardous activities escape liability by claiming defenses under Rayland versus Fletcher case। तो देखो इसमें ये बोला कि कोई इंडस्ट्री जो हजार्डियस एक्टिविटी में है तो वो डिफेंसेस क्लेम करके, रेलेंट फीचर वाले डिफेंसेस जो हमने अभी 5 पढ़े हैं वो क्लेम करके अपनी लायबिलिटी से बच सकती है। तो यहाँ पे हमारा स्टैब्लिश हुआ प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एनी एंटरप्राइज इंगेज इन हजार्डियस, देखो ये वर्ड हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में यूज नहीं हुआ था, और inherently dangerous activities absolutely liable for harm caused to anyone without exceptions। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होती ही नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 5 एक्सेप्शंस हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं होती है। If harm is caused due to hazardous activity, industrial activity, the enterprise is liable। हार्म कॉज हुआ आपकी हजार्डियस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से तो आप लायबल होंगे। ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, मतलब एसेंशियल्स। नो डिफेंस इज अलाउड, कोई डिफेंस अलाउड नहीं होगा। लायबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। दोज हु बेनिफिट फ्रॉम डेंजरस एक्टिविटी मस्ट बेयर द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। जो अपनी डेंजरस एक्टिविटी से बेनिफिट ले रहा है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप ही उसकी कॉस्ट बेयर करेंगे। तो ये हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी। अब हम करते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमारी कौन से केस में आई थी, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, एब्सोल्यूट एमसी मेहता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का हमारा ओरिजिन कहाँ होता है, इंग्लिश लॉ में, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का होता है हमारा इंडियन लॉ में, 1987 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमने पढ़ा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में स्केप होना जरूरी है, मतलब आपके लैंड से स्केप हुआ है, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, स्केप नॉट नेसेसरी। एक्सेप्शंस हमने पढ़ ली, 5 एक्सेप्शंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। स्कोप क्या है इसका, लिमिटेड है टू द डेंजरस थिंग। लेकिन जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो स्कोप में बहुत वाइडर है, उसमें हजार्डियस इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेनिफिट ले रही हैं अपनी डेंजरस एक्टिविटी से, तो वो कॉस्ट बेयर करेंगी। और इसका हमने एग्जांपल कर ही लिया है केस में, और इसका एग्जांपल है हमारा गैस लीक जो हमने केस में डिस्कस कर दिया। तो देखो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी हमने दोनों डिस्कस कर लिए। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस द डिफेंडेंट वाज हेल्ड लायबल इवन विदाउट नेग्लिजेंस। The rule of strict liability imposes liability for escape of dangerous thing brought onto the land। brought onto the land ये हमने पढ़ लिया था, और ये भी हमने कर लिया था कि even without the negligence। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंडर द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी द डिफेंडेंट इज लायबल इफ, जो हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल के, यहाँ पे वो पूछे गए हैं। डेंजरस थिंग इज ब्रॉट ऑन टू द लैंड, स्केप ऑफ सच थिंग अकर्ड, स्केप होना चाहिए, यूज ऑफ नॉन नेचुरल। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस, इनमें से क्या एक डिफेंस नहीं है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ हमने पढ़ा है, डिफेंस है। एक्ट ऑफ गॉड डिफेंस है। इनएविटेबल एक्सीडेंट, लेकिन इंटरप्राइजेस इंगेज इन हजार्डियस एक्टिविटी, ये हमने पढ़ा था एमसी मेहता के केस में, जो है हमारा एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, और ये वैसे भी कोई डिफेंस नहीं है। द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज इवॉल्व्ड बाय, ये हमारा हुआ था एमसी मेहता के केस में, जिसका ईयर है 1987।
7 ओलियम गैस लीकेज भी बोलते हैं इसको। Which one is the correct about the doctrine of absolute liability? It is subject to exception like act of God. नहीं, इसमें कोई exception ही नहीं है absolute liability में। It is applicable only to non-natural use of land. तो ये भी नहीं है, हमारा strict liability में था। It imposes liability without exception on hazardous industries. यहाँ पे कोई exception नहीं है, तो C is the correct option. और फोर्थ तो वैसे ही गलत है, इंग्लिश कोर्ट ने इंडियन कोर्ट में हुआ था एस्टैब्लिश। इन एमसी मेहता केस द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द रूल ऑफ स्टिक लायबिलिटी। ये तो गलत है क्योंकि हमारा लेलैंड वर्सेस फ्लेचर में हुआ था। एमसी मेहता के केस में हमारा हुआ था एब्सोल्यूट लायबिलिटी। द इंडियन कोर्ट मॉडिफाइड द रूल इनटू एब्सोल्यूट लायबिलिटी विदाउट एक्सेप्शन। तो ये ठीक है हमारा, तो हमारा ए ऑप्शन गलत है और आर इज ट्रू। अब हमारा आता है मैच द फॉलोइंग्स। रेलैंड वर्सेस पीचर, ये हमारा आया था स्टिक लायबिलिटी। एमसी मेहता एब्सोल्यूट लायबिलिटी। देखो जो हमारा कस्तूरी लाल का केस था ना, वो सोवरेन इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और ये राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस है वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड। अ केमिकल प्लांट रिलीजेस टॉक्सिक गैस which causes injury to nearby residents. The company argues it has taken all safety measures and the leak was due to sabotage by outsider. मतलब तोड़फोड़, बाहर वालों ने तोड़फोड़ करी, उससे लीक हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? देखो ये हम पहले ही एमसी मेहता केस में पढ़ चुके हैं कि जब टॉक्सिक गैस रिलीज हो रहा है, हजारियस एक्टिविटी आप कर रहे हो, तो आप ही उसके लिए लायबल होगे। तो यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यहाँ कोई डिफेंस नहीं होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और अगर कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो डू लाइक इन द कमेंट सेक्शन। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट में जाके इसके और भी पार्ट्स देख सकते। टॉट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जूरिस्प्रूडेंस की भी प्लेलिस्ट रेडी है, और बाकी सब्जेक्ट की भी धीरे धीरे हो जाएगी।